रानी काफ़ी निखरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर वो लाली देखकर मुझे भी शक होने लगा था। उसकी माँ कहती थी कि अभी से इतनी कम उम्र में ये न जाने क्यों इतनी फूल रही है। मैंने जैसे ही उसे पूछा तो वो कहने लगी, तुम भी अपनी माँ से कहा करो कि वो तुम्हें भी हवेली ले जाएं। फिर देखना तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। मेरी खूबसूरती का राज तो वो हवेली है। उसकी बात सुनकर मुझे भी हवेली जाने का शौक होने लगा। मैंने माँ से जैसे ही बात की तो माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहने लगी, आज के बाद ऐसी बात मुंह से मत निकालना। अब मैं जान गई थी कि मुझे हवेली जाने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी, पर जैसे ही मैं रानी को देखती जो खुशी खुशी हवेली जाती और खुशी खुशी वहां से वापस आती थी, मेरा दिल भी ललचाने लगता था कि ना जाने वो हवेली जाकर क्या करती है जो उसके चेहरे पर इतनी लाली आ जाती है। फिर एक दिन मैंने रानी को उस हवेली में ऐसी हालत में देखा कि शर्म के मारे मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम रचना है। मेरा संबंध बहुत गरीब घराने से था। माँ ने बहुत ठोकरें खाई थीं। फिर कहीं जाकर माँ को काम मिला था। माँ की एक सहेली थी, वो भी माँ के साथ लोगों के घरों में जाकर काम करती थी। उसी ने ही माँ को काम पर लगवा दिया था। माँ हवेली जाती थी, लेकिन वो शाम को वापस आती थी। मैं माँ की राह तकती रहती थी। वो जैसे ही आती थी तो वो बचा हुआ खाना मैं काफ़ी पेट भर कर खाती थी। इस तरह माँ की सहेली की बेटी से भी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रानी और मैं हम उम्री ही थी। रानी बहुत सुंदर थी। वो आए दिन काफ़ी बन सवर कर हवेली जाती थी। जब भी मैं उसे तैयार होते हुए देखती तो उससे यही पूछती कि रानी कहाँ जा रही हो, और वो कहती थी कि मैं हवेली जा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि वो सज धज कर हवेली क्यों जाती है, कि जैसे उसकी बारात हो। लेकिन मैं कभी भी उससे नहीं कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आगे से वो मुंह तोड़ जवाब देगी। और माँ से मैं ज़रूर ये बात कहा करती थी कि माँ, जब भी रानी हवेली जाती है तो वो लाल लिपस्टिक लगाकर और काफ़ी बन सवर कर जाती है। आखिर वो सब ये क्यों करती है। मेरी माँ बात सुनकर मुझे चुप करवा देती कि देखो, खबरदार जो आज के बाद किसी के सामने तुमने ऐसी बात की। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हवेली की बात से मुझसे मत किया करो। जैसे माँ को पसंद ही नहीं था कि मैं हवेली के बारे में कोई बात करूं, इसलिए मैं चुप ही रहती थी। पर मेरे अंदर ये जिज्ञासा सी पैदा होने लगी कि काश मैं भी कभी हवेली जाऊं और वहां जाकर देखूं तो सही कि वहां पर ऐसा क्या काम होता है कि रानी इतनी खुश होती है। एक दिन माँ ने मुझे खीर दी कि जाकर रानी के घर दे आओ। मैं तो फौरन ही खुशी खुशी तैयार हो गई और वो खीर लेकर रानी के घर चली गई। रानी ने लाल जोड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो पहले से काफी फूली हुई लग रही थी। मैं उसे कहने लगी कि रानी, तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे तुम शादीशुदा हो। आखिर इस सुंदरता का क्या रहस्य है। वो कहने लगी कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम भी सुंदर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर भी लाली आ जाए, तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम भी मेरे साथ हवेली जाया करो। वहां पर तुम वो सब करोगी तो तुम्हारी सेहत भी ऐसी ही हो जाएगी। उसकी बात पर मैं उदास हो गई थी, क्योंकि मुझे माँ की वही बातें याद आने लगी थी कि जब वो मुझे हवेली का जिक्र करने से भी मना करती थी। पर मैं रानी को कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने उसे टाल दिया कि हाँ, मैं देखूंगी, पढ़ाई से फुर्सत मिली तो हवेली भी आ जाऊंगी। लेकिन फिर मैं दोबारा रानी का चेहरा देखने लगी। उसका चेहरा बहुत लाल था, जबकि उसका पेट तो बाहर की तरफ निकला हुआ था। मुझे मोहल्ले की अनीता आंटी याद आ गई, जिनका 9वां महीना था। उनका पेट भी बिल्कुल ऐसा ही था। यही देखकर मैं ठिठक गई थी। अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन अगर मैं रानी से इस बात का जिक्र करती तो जरूर वो मुझसे नाराज हो जाती। इसलिए मैं फौरन ही वहां से बाहर निकल आई। जैसे ही अपने घर गई तो माँ से कहने लगी कि माँ, रानी का पेट तो ऐसे फूला हुआ है कि जैसे उसका बच्चा होने वाला हो। माँ कहने लगी, पागल लड़की, ये बात किसी के सामने बिल्कुल भी मत करना, वरना लोग क्या कहेंगे कि तुमने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई हुई है। माँ ने मुझे फिर से चुप करवा दिया था, लेकिन इस बार तो मैंने फैसला कर ही लिया था कि बात की तह तक जाकर रहूंगी। आखिर हवेली में ऐसा क्या होता है कि रानी की ऐसी हालत है, जबकि वह बिल्कुल खामोश है और बहुत ज्यादा खुश है। मैंने माँ से कह दिया कि माँ बताएं, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी तो पता चले। माँ कहने लगी, बेटा बस ये समझ लो कि पैसों के लिए कुछ भी हो जाता है, लेकिन तुम कभी भी उस हवेली में मत जाना, मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रही हूँ। मैंने माँ से कहा, ठीक है, पर मैं बहुत सोचने लगी थी कि रानी को इतनी क्या मजबूरी थी कि पैसों के लिए उसने ये सब कर दिया। अब तो मैं रानी से दूर दूर रहने लगी थी। कुछ दिन बाद ही ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी कि रानी कंवारी माँ बनने वाली है। पर अचानक ही उसकी माँ ने पूरे मोहल्ले वालों को बताया कि उसकी शादी उसने 2 साल पहले ही करवा दी थी। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि इतनी बड़ी सच्चाई थी कि मुझे रानी ने भी नहीं बताई थी। मैं तो फौरन रानी के घर फिर से चली गई और उससे शिकायत करने लगी कि तुमने अपनी शादी का मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वो कहने लगी कि देखो, मुझे मेरी माँ ने सख्ती से मना किया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी किससे हुई है, ये तो बताओ फिर। लेकिन वो चुप हो गई। फिर कहने लगी कि तुम कभी हवेली आना, तुम्हें सारी बात बताऊंगी।
बल्कि मैं तुम्हें अपने पति से भी मिलवाऊंगी। देखना, तुम मेरे पति से मिलकर बहुत खुश हो जाओगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी वजह से ही तो हमारे घर में इतनी खुशहाली आ गई है। मैं चुप हो गई थी और उसका घर देखने लगी थी। ये बात तो सच थी कि जब से रानी हवेली गई थी, उसकी माँ तो खुशी हो गई थी, उनके दिन तो बिल्कुल ही फिर गए थे। जबकि मेरी माँ भी वहां से वापस आती थी तो वो मुंह लटका कर ही आती थी। उनके हाथ में तो बचे हुए खानों के शॉपर होते थे, इसके अलावा तो उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन तो मैंने भी माँ से कह दिया कि माँ, आप भी रानी की माँ की तरह अच्छे काम किया करो, ताकि आपको भी काफी सारे पैसे मिले। मेरा बस यही कहना था कि जब माँ ने मुझे एक रख कर दिया कि मैं औंधे मुंह जा गिरी थी। लेकिन यही सोचती रही कि मैंने ऐसी भी क्या गलत बात की थी जो माँ ने मुझे एक खींच कर थप्पड़ मार दिया था। मैं बहुत ज्यादा रोई थी। अगले दिन माँ मुझे प्यार से बुलाकर कहने लगी, देखो बेटा, तुमने बात तो बच्चों वाली की थी, लेकिन तुम्हारी बात में बहुत बड़ा राज छुपा है। तुम बस कभी भी हवेली मत जाना और तुम शुक्र किया करो, क्योंकि मैं जो भी कमा रही हूँ ये ईमानदारी की कमाई है। मैं कभी भी बुरे रास्ते में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए तुम्हें भी बचा कर रखती हूँ, क्योंकि अगर किसी की नज़र तुम पर चली गई तो लोग मुझे भी यही लालच देंगे। अगर मैं चाहूँ तो पैसे कमा सकती हूँ, मगर मैं ऐसी कमाई चाहती ही नहीं हूँ जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। उस वक्त मुझे माँ की ये सारी बातें काफ़ी अजीब लगती थीं, वो मेरे सर से ही गुजर जाती थीं। पर मैं जान गई थी कि माँ की हर बात का यही मतलब है कि मैं हवेली का जिक्र भी ना किया करूं। लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहता? माँ को अब मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारी शादी जल्दी से कर दूंगी ताकि तुम अपने घर की हो जाओ। मेरी उम्र 18 साल की थी, मैं जवान भी हो गई थी और खूबसूरती तो मुझे माँ से ही मिली थी। जबकि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, किसी ने मुझे देखा भी नहीं। फिर एक दिन एक औरत मुझसे मिलने आई, वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी, फिर जाते हुए प्यार करके गई और मेरे हाथों में जबरदस्ती 500 का नोट पकड़ा कर गई। माँ बहुत खुशी खुशी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा रिश्ता रचित से हो गया है, तुम्हारी शादी मैं जल्द ही करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर तो मैं सख्ते में आ गई थी कि ये आपने क्या कर दिया है। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ ही सारी जिंदगी गुजारूंगी। माँ कहने लगी, तुम क्यों पागलों वाली बातें कर रही हो? बेटियां तो पराई होती हैं और कभी ना कभी तो अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। बेटियों का तो असली घर ही उसका ससुराल होता है। और देखना, रचित बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, रानी को ही देख लो कितनी खुश है। पर माँ की बात सुनकर मैं फौरन ही बोली, रानी तो हवेली जाती है, उसकी खुशी का राज तो वो हवेली है, और ना जाने उसका पति कौन है। काश मुझे भी वैसा ही पति मिलता। पर माँ ने मुझे सख्ती से चुप करवा दिया, कहने लगी कि रचित बहुत अच्छा इंसान है। माँ मेरी शादी की तैयारी करने लगी थी। अब तो हमारे घर खाना भी नहीं आता था, क्योंकि माँ खाने के बदले पैसे ही जोड़ रही थी और कभी कभी दहेज के लिए भी कुछ चीजें ले आती थी। इस तरह उन्होंने मेरा दहेज बना लिया। अब तो मैं रानी से भी नहीं मिलती थी। माँ ने मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई थी ताकि मैं गलती से भी बाहर ना निकल जाऊं, जैसे उन्हें तो मुझ पर शक हो कि मैं हवेली ना पहुंच जाऊं। पर इस शक की वजह से मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी थी कि ना जाने हवेली में ऐसा क्या खजाना है जो मैं नहीं देख सकती। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर अभी मैं वहां नहीं गई तो मैं जरूर शादी के बाद हवेली जाऊंगी। अचानक ही एक दिन मेरी होने वाली सास फिर से हमारे घर आ गई और माँ से कहने लगी कि देखो, मैं जो कहूंगी वह तुम्हें अजीब तो लगेगा, लेकिन ये बात तुम्हारी बेटी की भलाई की होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी आगे आने वाली जिंदगी में ऐश करे। इसलिए तुमसे मैं बस 1 लाख की डिमांड करती हूँ। ये ना समझना कि ये सब मैं रचित या अपने लिए मांग रही हूँ, ये तुम्हारी बेटी के लिए ही होगा। मैंने जैसे ही बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गई। पर माँ कहने लगी कि देखें, हमारा घर तो 2 कमरों का है, हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते, इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आपने तो ये कहा था कि दहेज भी नहीं ले चाहिए, फिर इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रही हैं? वो बोली कि देखो, देर आए दुरुस्त आए, अकल मुझे बाद में आई है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी कर दो, अगर नहीं चाहती तो फिर बेशक 1 लाख ना देना और तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर ही बैठी रहेगी। ये कहकर तो वो वहां से चली गई। पर मेरी माँ रोने लगी थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, हम 1 लाख कहाँ से लाएंगे? माँ कुछ देर बाद कहने लगी, मुझे अब 1 लाख का इंतजाम करना ही होगा, मुझे मालकिन से बात करनी होगी। जरूर वो हवेली की मालकिन का ही जिक्र कर रही थी। अगले दिन वो आई तो बहुत खुश थी, जैसे 1 लाख का इंतजाम हो गया हो। मैंने भी सुख का सांस लिया। इस तरह मेरी मेहंदी वाली रात आ गई। सब लोग ही बहुत तैयार थे। पर माँ कहने लगी कि मुझे अभी हवेली जाना होगा, क्योंकि आज ही मुझे 1 लाख मिलेंगे। सब मेहमान आ रहे थे, लेकिन मेरी सास ने माँ से कह दिया कि तुम फिक्र ना करो, मेहमानों को मैं देख लूंगी, तुम बस 1 लाख लेकर आओ। माँ बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जैसे ना जाने वो किस कुएं में छलांग लगा रही हो। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ती तो वो मुस्कुरा देती। मैं जानती थी कि वो अंदर से बहुत ज्यादा टूटी हुई हैं। ऐसे ही हवेली चली गई। अब मैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। सब मेहमान आ रहे थे, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई थी।
सहेलियां यही कहती कि तुम तैयार हो जाओ, तो मैं उन्हें टाल देती कि माँ आएंगी तो ही मैं तैयार होंगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि ना जाने माँ ठीक तो होंगी। यही सोचकर शाम को मैंने फैसला कर लिया कि मुझे हवेली जाना चाहिए, ताकि मैं जाकर देख सकूं कि माँ इतना क्या अहम काम कर रही हैं। माँ ने तो कहा था कि वो पैसे लेकर फौरन वापस आ जाएंगी। मैंने फैसला कर लिया कि इस बार तो मैं जरूर हवेली जाऊंगी, ताकि मैं ये तो देख सकूं कि वो आखिर कहाँ गई हैं। क्या पता वो हवेली से निकल आई हूँ और ना जाने रास्ते में उनके साथ क्या हो गया, क्योंकि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। यही सोचकर मैंने किसी को भी ना बताया और घर से फौरन ही बाहर निकल आई। मुझे हवेली का रास्ता तो रानी ने बताया हुआ था। अब मैं बड़े बड़े कदम उठाकर उस तरफ जा रही थी। मैं जानती थी कि मुझे माँ ने सख्ती से मना किया था और ये सब करना भी बहुत जरूरी था। मैं जैसे ही हवेली के सामने रुकी तो हवेली रात के अंधेरे में और भी रोशन थी। न जाने उसके अंदर क्या चल रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई तो अजीब से गाने की आवाज सुनाई दी। मैं अंदर बढ़ने लगी कि जब अचानक ही किसी ने मुझे रोक लिया। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो तो हवेली की मालकिन थी। उनके चेहरे से ही रौब और दबदबा झलक रहा था। मैं तो उनके सामने एक चींटी की तरह लग रही थी। वो मुझे जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर कहने लगी कि लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि मेरी माँ यहाँ 1 लाख लेने आई थी। आज मेरी मेहंदी है, पर यहाँ तो माँ का कोई नामो निशान नहीं। माँ कहाँ है। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तुम्हारी मेहंदी है, लेकिन तुम तैयार क्यों नहीं हुई, और तुम्हारे हाथों पर तो मेहंदी भी नहीं है। मैंने मायूसी से कहा कि माँ आएंगी तभी मैं मेहंदी लगाऊंगी। जब वो मेरी बात पर हंसकर कहने लगी कि आज तुम्हें हवेली की ही मेहंदी लगेगी, पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने हाथों पर मेहंदी लगा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से भी मिलवा दूंगी। उनकी बात पर मैं पहले तो सोच में पड़ गई कि क्या ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मालकिन बोली कि देखो, दिमाग पर इतना जोर मत डालो। हवेली की मेहंदी किसी किसी के नसीब में होती है। तुम्हारी माँ के नसीब में भी इसी हवेली की मेहंदी थी और अब तुम्हारे नसीब में भी होगी। उनकी बात पर मैं बौखला गई। फिर वो कहने लगी, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी माँ भी इसी हवेली से मेहंदी लगवाएंगी और अब तुम भी इसी हवेली से ही मेहंदी लगाओ। जाओ, अब तैयार हो जाओ। उनके कहने पर एक नौकरानी मुझे वहां से कमरे में ले गई थी। मेरे हाथों पर मेहंदी लगना शुरू हो गई, जबकि आसपास बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मेहंदी का फंक्शन इतना अच्छा होगा। अब मैं यही सोचने लगी थी कि मेरी मेहंदी इसी हवेली में है। मेरे हाथ पूरे भर गए। जब उसके बाद ही एक नौकरानी मेरे पास आई, जिसके पास एक थाल था, उसमें मेहंदी का जोड़ा रखा हुआ था। वो कहने लगी कि मालकिन ने कहा है तुम्हें यही जोड़ा पहनना है, पर ना जाने वो ये सब क्यों कर रही थी। और मुझे मालकिन बहुत अच्छी लगी थी। एक पल को तो माँ मेरे दिमाग से पूरी निकल गई थी कि मैं यहाँ किस मकसद से आई थी। मैंने जल्दी से वो जोड़ा भी पहन लिया था। अब तो मैं बिल्कुल एक अप्सरा की तरह लग रही थी। मैं मालकिन के पास गई तो मालकिन मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी, देखो, अब तो तुम इस हवेली की बेटी लग रही हो। मैंने उनसे कहा, अब तो मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ ना, जल्दी से बताएं मेरी माँ कहाँ है। मेरी माँ का जिक्र सुनकर मालकिन का चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक ही उनके चेहरे की खुशी गुस्से में बदल गई थी, जैसे वो मेरे मुंह से माँ का जिक्र सुनना ना चाहती हों। और मैंने दूसरी बार उनसे कहा कि मेरी माँ कहाँ है। तब वो कहने लगी, देखो, तुम्हारी माँ दूसरे कमरे में है। तुम एक चाय का कप लेकर अपनी माँ से मिलने चली जाओ। तुम्हारी माँ को इसकी जरूरत होगी। मैंने ऐसा ही किया। जल्दी से किचन में गई तो नौकरानी पहले से ही चाय बना रही थी। एक चाय का कप पकड़ा और अपना लहंगा संभाले हुए मैं उस कमरे में चली गई जिसका मुझे मालकिन ने कहा था। और जैसे ही कमरे का दरवाजा बजाने लगी कि तभी अंदर से मुझे चीखों की आवाज आई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये आवाज किसकी है। वो जो भी थी काफी चिल्ला रही थी और ना जाने किसको बुरा भला कह रही थी। जरूर वो किसी पर बरस रही थी। मैंने वो आवाज पहचानने की कोशिश की और अगले ही पल मेरे सर पर तो आसमान गिर गया। जब उसने मेरी माँ का नाम पुकारा था, मेरा तो शरीर सुन्न हो गया था कि ना जाने अंदर क्या चल रहा है। मैं जान गई थी कि अंदर माँ मौजूद है, पर मेरी माँ को क्या हो गया था जो वो इतना चीख रही थी। उस इंसान को बुरा भला कह रही थी कि तुम जैसे मर्द के साथ मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। तुम एक हवस से भरे हुए इंसान हो जिसको अपनी ख्वाहिश मिटाने के लिए अलावा कुछ नहीं नजर आता। तभी तो तुमने मोहल्ले की लड़कियों से शादी करना शुरू कर दी। अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि तुम मेरी बेटी के साथ भी ये सब करना चाहते हो। मेरी बेटी को छोड़ दो। और वो मर्द कह कहा लगाने लगा और कहने लगा, देखो, मेरी बात मान लो, रचना इस हवेली की बहू बनेगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं रचना को उस गरीब के हाथ दे दूंगा? कभी भी नहीं। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। वो गरीब 2 पैसों के भूखे थे। उन्हें मैंने 1 लाख दिखाए, उनकी तो आंखें चमकने लगी। और अब देख लो, वो तो तुमसे 1 लाख मांग रहे हैं, पर मैं जानता हूँ कि तुम 1 लाख दोबारा पैदा कर होकर भी नहीं दे ला सकती। इसलिए चुपचाप रचना को हमारे हवाले कर दो, ताकि वो जान ले कि उसकी असली जिंदगी इसी हवेली में है।
मैंने जैसे ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खाई में धकेल दिया हो। मेरी सांस बंद होने लगी थी। मेरी माँ उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी और ये विनती कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बेटी की आज मेहंदी है, उसके हाथ मेहंदी से रंगे हैं, ऐसा ना करो, उसके हाथों में हथकड़ियां मत पहनाओ, वो यहाँ कभी नहीं रह सकती। पर सामने वालों को तो मेरी माँ को कोई परवाह ही नहीं थी जब अचानक ही एक और जानी पहचानी सी आवाज मुझे सुनाई दी। वो आवाज बहुत बचकाना थी। वो जो भी थी मेरी माँ से कह रही थी कि अब बस करो, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अब तुम्हें अपने पति के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही मैंने हल्का सा दरवाजा खोला तो सामने रानी को देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मैं सारा मामला समझ गई थी कि उस इंसान ने रानी से शादी की हुई है। इसका साफ साफ मतलब था कि वो माँ की सौतन है। मुझे अब ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। मैं वापस जाने वाली थी कि जब अचानक ही सामने से मालकिन को देखा। मैं उनके पास गई। मैं जान गई थी कि जरूर उसका भी मुझसे कोई वास्ता होगा, लेकिन वो कहने लगी कि लगता है तुम्हें सारे राज मालूम हो गए। मैं उनकी बात पर चुप थी। वो बोली कि देखो, हकीकत यही है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ, जबकि तुम्हारी माँ मेरी बहू है। तुम्हारी माँ ने कोई काम ढंग का नहीं किया था। जब से उसकी शादी मैंने अपने बेटे से करवाई थी, तुम्हारी माँ ने तो तबाही मचाई थी। तुम्हारी शुरू से ही हमसे अलग हो गई थी। उसने तुमसे हमें छीन लिया। देखो, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे, वो तुम्हें दिन रात याद करके रोते रहते थे। जैसे ही मालकिन की मैंने बात सुनी तो मायूसी से अपना मुंह फेर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि यह सरासर झूठ है। और वो मुझे अपनी बात का यकीन दिलाने लगी कि देखो, तुम्हारे पापा ने 5 शादियां तो की हैं, लेकिन कभी भी तुम्हें नहीं भूले। वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तुम्हारे बचपन में ही उन्होंने तुम्हारी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी थी। वो लोग यहीं रहते हैं। तुम्हारी माँ ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि तुम सुख चैन की जिंदगी जियो। उन्होंने अपनी जिंदगी की खुशी खुद छीनी है। उन्होंने वो कठिन रास्ता खुद चुना है जिस पर अब वो चल रही है। पर मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम्हारी माँ जरूर इस हवेली में आएगी, क्योंकि सब गरीब लोग इधर ही आकर कमाते हैं। तुम्हारी माँ भी यहाँ आकर काम करती थी। उनकी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी, जब अचानक ही पीछे से माँ की आवाज आई। मैं माँ के गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ कहने लगी, देखो, ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं कभी भी तुम्हारा साया भी इन लोगों पर नहीं पड़ने देती थी। तभी तो मैं तुम्हें हवेली आने से रोकती थी। इतने में रानी की चीख ने पूरी हवेली में कोहराम मचा दिया था। उस इंसान ने जैसे ही रानी को इस हालत में देखा तो फौरन ही एक दाई को बुलाया। दाई ने कुछ देर बाद ही ये खुशखबरी सुनाई कि बेटा हुआ है। तो मेरे पापा ने पूरी हवेली में मिठाई बंटवाई थी। मैं जान गई थी कि पापा ने इतनी शादियां क्यों की थी, क्योंकि उन्हें वारिस चाहिए था। हर कोई रानी की बलाई ले रहा था। रानी के नखरे आसमान तक पहुंच चुके थे। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस वजह से हमारी दोस्ती का रिश्ता टूट जाए। और मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैं इस हवेली में राज करती हूँ, लेकिन ये राज किसी को भी नहीं पता था। मैं शाम को वापस घर आ गई। मुझे उससे नफरत हो रही थी जिस औरत ने मेरी माँ की जगह ली। मुझे सारी औरतों से नफरत हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था, अब एक कदम भी वहां नहीं रखूंगी। माँ को साथ लेकर मैं वापस चली गई थी। लेकिन जैसे ही रचित की माँ ने मुझे वापस आते हुए देखा तो कहने लगी कि 1 लाख किधर है। मेरी माँ तो बस सर झुकाए खड़ी थी। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी, इसलिए 1 लाख हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। सारे मेहमान मेरा चेहरा देख रहे थे। माँ उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, 3-4 दिन तक मैं इंतजाम कर दूंगी, लेकिन प्लीज ये शादी ना रुकवाना, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे कौन शादी करेगा? आजकल के जमाने में तो कोई शादी ही नहीं करता, लेकिन उन्हें तो बस 1 लाख की परवाह थी। तभी वो वहां से चली गई। सब मेहमान चले गए थे तो माँ मुझसे कहने लगी कि तुमने ये क्या किया? मैंने माँ से कहा कि जो होना था हो गया है, अब इस बात की फिक्र ना करें कि जमाने वालों को क्या जवाब देंगे। लेकिन माँ फिक्रमंदी से बोली कि देखो, अब मुझे काम भी नहीं मिलेगा, अब मैं वापस हवेली भी नहीं जा सकूंगी। इसी वजह से उस औरत ने मुझे काम पर रखा था, ताकि एक न एक दिन मुझे तरस आ जाए और मैं तुम्हें वापस हवेली भेज दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ से कहने लगी, माँ, आखिर आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी भी ऐश वाली हो, मैं उस हवेली पर राज करूं? माँ कहने लगी, खबरदार, जो तुमने हवेली जाने की बात की, तुम वहां ऐश नहीं करोगी, बल्कि तुम्हें वहां तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, वो मालकिन जो मेरी दादी हैं वो तो मुझे इतना प्यार कर रही थी। देखिए, मेरे हाथों पर जो मेहंदी है वो भी उसे हवेली में लगी थी। माँ कहने लगी, देखो, जो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। वो तुम्हें झांसा दे रही थी ताकि तुम उनके बारे में अच्छा सोचो, और देखो, अब तुम वैसा ही सोच रही हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहती हैं कि तुम हवेली जाओ, लेकिन अगर तुम हवेली चली गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारी दादी यही समझती है कि तुम मेरी नाजायज बेटी हो। ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मैं माँ को आंखें फाड़ कर देख रही थी।
फिर माँ से कहने लगी थी कि आप क्या कह रही हैं। तब उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। कहने लगी कि मैं 17 साल की थी, मैं बहुत खूबसूरत थी, मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन मैं बहुत लाडली थी। मेरे माँ पिताजी ने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया था कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं अपने बचपन के दोस्त मोहन से शादी करूंगी। मोहन बहुत ही अच्छा था, हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, मैं भी उससे मोहब्बत करती थी, मोहन भी मेरे लिए ही फीलिंग्स रखता था। माँ पिताजी राजी हो गए थे। उनके राजी होने पर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी, किसी की रोक टोक नहीं थी। अब मैं हवा में उड़ती, क्योंकि मुझे मेरा मन चाहा जीवन साथी मिलने वाला था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी, क्योंकि मेरे गांव में कोई लड़की नहीं थी जिसको उसका मनचाहा साथी मिला हो। इसी वजह से सारी लड़कियां मुझसे जला करती थीं। लेकिन एक दिन मोहन मुझसे कहने लगा, देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं उसकी बात का मतलब जान गई थी, मैं खुले विचारों वाली लड़की थी, पर मैंने उसे मना कर दिया कि मैं शादी से पहले तुमसे नहीं मिल सकती। तब मोहन कहने लगा कि तुम मुझसे ना मिली तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे तुम मुझ पर यकीन नहीं है। यही सोचकर मैंने दिल पर पत्थर रखा और अपनी माँ को बताए बगैर मोहन से मिलने चली गई। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने माँ को बिल्कुल भी नहीं बताया था। मोहन मुझे जिस जगह लेकर के आता था वो हमारे गांव का पिछला इलाका था, जिधर कोई भी नहीं आता था। उसने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं बहुत खुश हो गई थी कि जब अचानक ही मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, जैसे कुछ नहीं होना चाहिए था। मैं एक झटके से उससे दूर होने लगी थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि उसका इरादा क्या है। इससे पहले कि मोहन और मेरे बीच कुछ होता कि तभी पिताजी वहां आ गए थे। न जाने पिताजी कैसे आ गए थे, मुझे आज तक पता न चला। पर तुम्हारे नाना मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे हाथ से खींचा, क्योंकि उनके साथ 2 और लोग भी थे। वो मुझे घर ले आए थे, मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया था। जिंदगी में मुझे पहली बार मार पड़ी थी। मुझे अफसोस नहीं था कि मुझे पिताजी ने मारा है, पर अफसोस ये था कि पिताजी ने मुझे इन सब की वजह से मारा है। पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से नहीं करूंगा जिसके अंदर हवस कूट कूट कर भरी है। इसीलिए फौरन ही पापा ने हवेली के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी, और पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि मैं चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही किसी के साथ चक्कर चलाया था। तुम्हारी दादी मुझे बहुत पहले ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसलिए पिताजी की मिन्नतों की वजह से उन्होंने अपने बेटे से मेरी शादी करने पर तैयार हो गई थी, और यूं मैं उनकी बहू बन गई। पर मेरी जिंदगी अजाब बन गई थी। शादी की पहली रात ही तुम्हारे पापा ने मुझे ये ताना दिया था कि मैं चरित्रहीन हूँ। वो अब रोज मुझसे यही कहते थे कि तुमने तो ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारे हैं। मुझे रोज ताने मिलते थे। उस हवेली से मुझे वहशत होती थी। मैं जान गई थी कि मैं वहां पर सारी जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। अगर मैंने सारी जिंदगी गुजारी तो मैं पागल हो जाऊंगी। उन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई थी। ये खबर मेरे लिए बहुत सुकून भरी थी। तब तुम्हारे पिताजी कहने लगे कि मुझे बेटा ही चाहिए, लेकिन मैं जान गई थी कि मेरे पेट में जो जान पल रही है वो बेटी है। जैसे ही तुम्हारे पिताजी को बताया कि मेरी बेटी है, तो अब ये कहने लगे कि जरूर ये निशानी भी उसी आशिक की है जिसके साथ मुंह काला किया था तुमने। ये सुनते ही मेरी अंतरात्मा जाग गई, और मैंने फैसला कर लिया था कि कभी भी अपनी बेटी की जिंदगी अजाब में नहीं डालूंगी, क्योंकि जानती थी कि अगर मैंने अपनी बेटी को इस हवेल में पैदा किया और उसकी परवरिश यहाँ की, तो वो भी मेरी तरह ये सारे जुल्म बर्दाश्त करेगी और उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। जैसे ही मेरा आखिरी वक्त आया तो मैंने उस दाई की बहुत मिन्नतें की। उसको मुझ पर तरस आ गया और इस तरह उसने मुझे भगाने में मदद की। मैं हवेली से निकल आई। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे वापस हवेली ले जाता, पर तुम्हारे पापा ने भी कसम खा ली कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। इस तरह मैं उनकी पत्नी बनकर उनसे दूर ही रही। तुम्हारी परवरिश भी की थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने ये शर्त रखी थी कि मैं वापस आना चाहती हूँ तो मैं तुम्हारी शादी उनके दोस्त के बेटे से करवा दूँ। पर मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम वहां जाओ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं। अगर तुम वहां चली गई तो तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानेंगे। मैंने तुम्हारी परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए जब भी तुम्हें हवेली का जिक्र करती थी तो मैं तुम्हें चुप करवा देती। ऐसे ही एक दिन तुम्हारे पापा ने बेटे की खातिर रानी से शादी कर ली थी। मैं जानती थी कि वो तुम्हारी सहेली है और अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, इसलिए मैंने भी तुम्हें बात नहीं बताई। माँ ने जैसे ही अपनी कहानी सुनाई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनके गले लग गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि माँ मेरी खातिर बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। माँ से सलाह करके हमने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया था। अब हम लोग शहर चले गए थे। माँ अब शहर में भी वही काम करती थी, पर फर्क इतना था कि हम यहाँ सुकून से रह रहे थे। हमें किसी चीज़ का या किसी बात का डर नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।